हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यूपी टेट और सुपर टेट के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट कर दी है जो आपकी हिंदी की प्रैक्टिस के लिए है। यह क्लास आपको डेली के 8 PM पर यह क्लास आपको मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, इस क्लास को अच्छे से देखना है। इसमें मैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं कराऊंगी, और जो आपके इसमें जो बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी वहाँ से लिए हैं, तो मैं आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगी। तो आपको मेरे साथ जुड़ जाना है। इसमें हम 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, यानी कि 30 क्वेश्चंस की यह हमारी सीरीज होगी। तो आपको इस सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है, क्योंकि आपका जो यूपी टेट होता है इसमें आपकी जो हिंदी आती है 30 नंबर की आती है, और सुपर टेट की बात करते हैं तो सुपर टेट में आपकी हिंदी 20 नंबर की आती है। तो 50 नंबर आपके यहाँ से हो जाते हैं, यानी कि यूपी टेट के लिए आपको हिंदी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और सुपर टेट के लिए भी आप हिंदी को छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। इस सीरीज़ को आपको फॉलो करना है, और अपना जो आप 3 से 4 दिन इसको फॉलो कीजिए, आपको पता चलेगा कि इसमें जो क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि सीमा कुत्ते से डरती है। सीमा किससे डर रही है? तो सीमा कुत्ते से डर रही है। तो इसमें आपका कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा, संबोधन कारक होगा, अपादान कारक होगा, या फिर करण कारक होगा। तो सीमा किससे डर रही है? कुत्ते से डर रही है। डर करके वह भाग रही है, यानी कि अलग हो रही है, कुत्ते से अलगाव की बात आती है। तो उसमें आपका क्या हो जाता है? अपादान कारक होता है। डरने में भी और आपका यानी कि अलग होने में भी आपका क्या होता है? अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं तो आपको बतानी है कौन सी आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। तो आपका भारत होता है, मित्रता होती है, लड़का होता है, या फिर आपका पेड़ होता है। तो आपको इसमें भाववाचक संज्ञा बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होता है कि जो मित्रता होती है यह क्या होता है? इसमें भाव होता है। क्या होता है? इसमें भाव होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका कि ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो आपको इस वाक्य में कारक बताना है। तो अधिकरण कारक होता है, संबोधन कारक होता है, करण कारक होता है, या फिर आपका कर्ता कारक होता है। तो ए राकेश यहाँ आओ, इसमें आपका क्या हो जाता है? संबोधन कारक हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि जो मतैक्य है यह कौन सी संधि का उदाहरण हो जाती है। तो गुण संधि होती है आपकी, यण संधि होती है आपकी, वृद्धि संधि होती है, या फिर आपकी व्यंजन संधि होती है। तो मतैक्य में आपको बताना है इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाती है। तो जहाँ पे भी आपको मैंने आपको बताया है कि 2 मात्राएं दिख जाती हैं वहाँ पे आपकी हमेशा क्या होगी? वहाँ पे आपकी वृद्धि संधि होगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होता है। क्या होगी? 2 मात्राएं दिख जाए वहाँ पे वृद्धि संधि होती है, और 1 मात्रा दिख जाए वहाँ पे आपकी क्या होती है? वहाँ पे आपकी गुण संधि होती है। यहाँ तक बात क्लियर? आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। 2 मात्रा होती हैं वहाँ पे क्या होता है? आपका वृद्धि संधि होती है। 1 मात्रा होती है वहाँ पे आपकी क्या होती है? गुण संधि होती है। तो मतैक्य में मैंने आपको बताया कौन सी संधि होती है? आपकी 3rd वाली होती है जो वृद्धि संधि होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा व्यंजन है वह संधि नहीं है। तो उद्धरण है, महोत्सव है, वाक्जाल है, या फिर रसायन है। तो इसमें आपको बताना है कि क्या नहीं है? संधि नहीं है। तो उद्धरण में आपकी क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। महोत्सव में भी आपकी संधि हो जाती है। वाक्जाल में भी आपकी संधि हो जाती है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होता है कि जो रसायन होता है इसमें आपकी संधि नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महोत्सव का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो महाधन उत्सव होता है, महिधन उत्सव होता है,
महाधन उत्सव होता है या फिर महीधन उत्सव होता है, तो आपको महोत्सव का क्या बताना है, संधि विच्छेद बताना है, क्या होता है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। तो महोत्सव का आपको बताना है कौन सा संधि विच्छेद होता है, तो महाधन उत्सव होता है। क्या होता है, यहाँ पर भी आपका सेम लिख गया है तो इसको महो कर लीजिए। तो महाधन उत्सव होता है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है, महा उत्सव हो जाता है, इसको हम क्या लिखते हैं, महोत्सव लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि अंगूठा दिखाना का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। यह जो सीरीज है आपकी मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज है, तो आपको इसको अच्छे से फॉलो कर लेना है। मैं इसमें जो भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको करा रही हूँ, तो आप इनको फॉलो कर लीजिए। तो आपको बताना है कि अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ क्या हो जाता है, इनकार करना होता है, मजाक उड़ाना होता है, या फिर प्रसन्नता प्रकट करना होता है, या फिर नृत्य की एक मुद्रा होती है। तो इसका सही आंसर बताना है कि अंगूठा दिखाने का मतलब क्या हो जाता है। तो इसका सही आंसर होता है इनकार करना। क्या करना, इनकार करना, यह अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि उलट फेर होना का अर्थ आपको बताना है। उलट फेर होना, यह शब्द आपने कई बार सुना होगा अपने माहौल में। तो इसका मतलब क्या होता है कि करवट लेना, हिंसा होना, या अपेक्षा के विरुद्ध काम होना, या फिर परिवर्तन होना। तो आपको बताना है क्या बोलते हैं, उलट फेर होना, यह आपका क्या हो जाता है, परिवर्तन होना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। उलट फेर का मतलब होता है, क्या होता है इसका अर्थ, परिवर्तन होना। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है कि आंखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या होता है। आंखों पर क्या हो गया है, चर्बी छा गई है, इसका मतलब क्या होता है, धोखा देना होता है, कुछ समझ ना आना होता है, या फिर अभिमान करना होता है, या फिर निर्लज होना होता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि आंखों पर चर्बी छाना, इसका अर्थ क्या होता है। यह शब्द आपने कई बार सुना होगा, तो इसका मतलब हो जाता है, उसको क्या आ जाता है, अभिमान आ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, घमंड बोल देते हैं। तो उसमें आपका घमंड आ जाता है, आंखों पर चर्बी छा गई है इसके, ऐसे बोलते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है अभिमान करना। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है कि पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि पेट में क्या होना, दाढ़ी होना। तो धूर्त प्राणी होता है, रोग ग्रसित होना होता है, या फिर पेट तक लंबी दाढ़ी होना होता है, या फिर देखने में सीधा किंतु चालाक होना होता है। इसका सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन को देख करके आप समझ गए होंगे कि पेट में दाढ़ी का होना का अर्थ होता है आपका कि देखने में सीधा किंतु चालाक होना। देखने में सीधा लगना, लेकिन क्या होना, चतुर चालाक होना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होता है कि पेट में दाढ़ी होने का मतलब है कि देखने में तो सीधा है लेकिन है बहुत चालाक। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है कि 19-20 होना। यह आपने शब्द कई बार सुना होगा, किसी भी काम को लेकर बोल देते हैं 19-20 है, इसका मतलब होता है कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई ज़्यादा इसका अंतर नहीं होता। तो 19-20 होने का मतलब बताना है आपको, इसका अर्थ बताना है क्या होता है कि बहुत कम अंतर होना, या बहुत अंतर होना, या हिसाब जोड़ना, या फिर भाग जाना। तो 19-20 होने का मतलब क्या हो जाता है, बहुत कम अंतर होना। क्या होना, बहुत कम अंतर होना, यानी कि बिल्कुल मामूली सा अंतर होना। यह आपका क्या कहलाता है, आपका 19-20 होने का मतलब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आता है कि मुद्री का तत्सम रूप बताना है आपको कि मुद्री का तत्सम रूप क्या हो जाता है। तत्सम से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं। कैसे होते हैं, संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं, वह आपके तत्सम कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर कि जो संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं वह आपके क्या होते हैं, वह आपके तत्सम होते हैं। और इन्हीं तत्सम को हम हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं तो वह आपके क्या बन जाते हैं, तद्भव बन जाते हैं। जो हिंदी से यानी संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हो जाते हैं वह आपके तद्भव कहलाते हैं। लेकिन जो सीधे संस्कृत में होते हैं, किस में होते हैं, संस्कृत में होते हैं, वह आपके क्या कहलाते हैं,
तत्सम कहलाते हैं। तो मुद्री का तत्सम बताना है तो क्या होता है, मुद्री होता है, मंद्री होता है, मुद्रिका होता है या फिर मुद्रिका होता है। तो मुद्री का जो तत्सम होता है क्या होता है, मुद्रिका होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 की जो मुद्री का तत्सम होता है मुद्रिका होता है, कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है आपका कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द है वह क्या नहीं है, तत्सम नहीं है। तो इंदु होता है, मनोज होता है, दिनेश होता है या फिर रात होता है। तो तत्सम शब्द कौन सा नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। जो रात होता है यह आपका क्या होता है, यह आपका तत्सम शब्द नहीं होता, यह आपका तद्भव शब्द होता है। कैसा होता है, तद्भव शब्द होता है, लेकिन जो तत्सम शब्द है यह आपका नहीं होता है। तो इंदु, मनोज, दिनेश यह आपके क्या कहलाते हैं, यह आपके तत्सम शब्द कहलाते हैं, लेकिन यह आपका क्या कहलाता है, तद्भव शब्द कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है कि माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है, यानी कि जो माधुरी की पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है। तो आपको बताना है कि आगरा से होता है, इलाहाबाद से होता है, कानपुर से होता है या फिर लखनऊ से होता है। तो आपको बताना है कि जो माधुरी पत्रिका है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है। तो माधुरी पत्रिका का जो प्रकाशन होता है लखनऊ से होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कहाँ से होता है, लखनऊ से होता है माधुरी पत्रिका का प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर 15 आता है आपका कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस जातीय पत्र के संपादक थे। तो आपको बताना है कि जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं यह किस जाति के क्या थे, संपादक थे। तो ब्राह्मण थे, प्रदीप थे, प्रताप थे या फिर क्षत्रिय थे। तो आपको इसका आंसर बताना है कि जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे यह किस जातीय पत्र के संपादक थे। तो यह कौन से पत्र का यह संपादक करते थे, तो ब्राह्मण का, प्रदीप का, प्रताप का या फिर क्षत्रिय का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, क्योंकि यह ब्राह्मण पत्र के क्या थे, संपादक थे। क्वेश्चन नंबर 16 आता है आपका कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो अखिलेश होता है, उषा प्रियवंदा होता है, मन्नू भंडारी है या फिर कृष्ण सोमती होता है। यह जो क्वेश्चन है आपका कई बार यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि जो तद्भव पत्रिका है बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट होकर आया है, तो आपको आगे एग्जाम में देखने के लिए भी मिल सकता है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि जो तद्भव पत्रिका होती है इसके संपादक अखिलेश हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है कि चिंतामणि किस लेखक की कृति है। जो चिंतामणि है यह किस लेखक की कृति है। तो बाबू गुलाब राय की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, डॉक्टर नगेंद्र आचार्य की है या फिर रामचंद्र शुक्ल की है। तो आपको बताना है कि जो चिंतामणि है यह किस लेखक की क्या है, कृति है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4 कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं इनकी यह क्या है, कृति है। कौन सी, जो चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल की क्या हो जाती है, कृति हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आ जाता है कि चंद्रबरदाई किसके क्या थे, दरबारी कवि थे। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो महाराज हम्मीर के थे, महाराज बीसल देव के थे, महाराज प्रताप के थे या फिर पृथ्वीराज चौहान के थे। तो इसका आंसर बताना है कि जो चंद्रबरदाई हैं यह किसके, दरबारी कवि थे। तो इसका आंसर आपका हो जाता है पृथ्वीराज चौहान हैं। जो चंद्रबरदाई हैं इनके क्या थे, दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान है यह चंद्रबरदाई के कौन थे, दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 आता है आपका आषाढ़ का एक दिन। यह आपका नाटक हो जाता है, इसके रचयिता कौन है। तो आपको बताना है कि सेठ गोविंद दास होते हैं, भीष्म साहनी हैं, राजेंद्र यादव हैं या फिर मोहन राकेश हैं। तो आषाढ़ का एक दिन इसके नाटक के रचयिता कौन हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मोहन राकेश हैं यह आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हो जाते हैं। यह क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 आता है कि भाव विलास के रचयिता कौन थे। तो आपको बताना है कि जो भाव विलास है इसके रचयिता हैं यह कौन हो जाते हैं, देव हैं, बिहारी हैं, घनानंद हैं या फिर केशव हैं।
तो भाव विलास के जो रचयिता हैं ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होता है। कौन है? देव आपके हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 आता है कि मधुशाला के रचयिता कौन है, आपको बताना है। मधुशाला है यह भी आपकी कई बार पूछी जा चुकी है। तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, बालकृष्ण शर्मा हैं या राम नरेश त्रिपाठी हैं जो आपके मधुशाला के रचयिता हैं, यह कौन हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जो आपका हरिवंश राय बच्चन हैं यह आपके क्या हो जाते हैं? मधुशाला के रचयिता हो जाते हैं। मधुशाला के रचयिता कौन होते हैं? हरिवंश राय बच्चन हैं, यह कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर जयपुरी। तो आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सी बोली है वह कहाँ की नहीं है? उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की कौन सी बोली नहीं है? तो जयपुरी बोली है, यह उत्तर प्रदेश की नहीं है। इस बोली की हम बात करते हैं तो कहाँ की है? यह आपकी राजस्थान की हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर कि जो उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है तो जयपुरी आपकी राजस्थान की हो जाती है। जो कन्नौजी बोली होती है उत्तर प्रदेश की होती है। ब्रज भाषा भी उत्तर में बोली जाती है और खड़ी भाषा भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 आता है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। कौन सा तद्भव शब्द हो जाता है? तो प्रत्यभिज्ञान होता है, परिधान होता है, पिटक होता है या फिर पिटारा होता है। जो आपका तद्भव शब्द है इसका मतलब होता है जो संस्कृत के बाद में हिंदी में परिवर्तित हो गया है वह आपका क्या कहलाता है? तद्भव शब्द कहलाता है। तो तद्भव शब्द आपको बताना है कि प्रतिभिज्ञान होता है, परिधान होता है, पिटक होता है या फिर पिटारा होता है। तो तद्भव शब्द आपका क्या होता है? पिटारा होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर आपका कि जो पिटारा होता है क्या होता है? तद्भव होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 आता है कि चरण कमल में आपको बताना है कौन सा समास है। तो कर्मधारय होता है, बहुव्रीहि समास होता है, द्वंद्व समास होता है या फिर तत्पुरुष समास होता है। तो चरण कमल में कौन सा समास हो जाता है आपका? तो इसमें आपका कौन सा हो जाता है? कर्मधारय समास होता है। जहाँ पे भी क्या की जा रही है? जहाँ पे उपमा की जा रही है, उपमा की जा रही है उपमेय से। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हो जाता है आपका, इसका मतलब हो जाता है आपका कर्मधारय समास। क्या होता है? कर्मधारय समास कहलाता है जहाँ पर भी आपको है जो के समान बोलने में शब्द दिख जाए, है जो या फिर के समान दिख जाए, वहाँ पे आपका क्या लग जाता है? वहाँ पे आपका चरण कमल में आपका क्या लग जाता है? कर्मधारय समास हो जाता है। यानी कि चरण के समान क्या? कमल। चरण के समान क्या? कमल। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 25 आता है कि किस समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो कौन सा समास है ऐसा आपको बताना है। इसमें आपके दोनों पद होते हैं, प्रधान होते हैं। तो बहुव्रीहि समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व समास होता है या फिर आपका तत्पुरुष समास होता है। तो आपको बताना है कि जो दोनों पद होते हैं क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो वह आपका क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होता है कि जो द्वंद्व समास होता है क्या होता है आपका? इसमें दोनों पद होते हैं वह प्रधान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे रात और दिन क्या होता है? यह आपका दोनों पद प्रधान है, यानी कि इसकी अलग बात होती है, इसकी भी आपकी अलग बात हो जाती है, यानी कि विपरीत होते हैं। जैसे बात करते हैं माता, पिता, भाई, बहन, तो यह आपके क्या हो जाते हैं? यह द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। जो आपके क्या कहलाते हैं? यह आपके द्वंद्व समास कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है कि परमानंद में आपको बताना है कौन सा समास हो जाता है। तो आपका द्वंद्व समास होता है, कर्मधारय समास होता है, अव्ययीभाव समास होता है या फिर आपका बहुव्रीहि समास होता है। तो परमानंद का मतलब क्या हो जाता है? परम है जो आनंद, है जो के समान चीजें आ रही हैं तो वह आपकी क्या कहलाएंगी? कर्मधारय समास कहलाएंगी। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आता है कि किस समास में प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो तो वह आपको बताना है क्या होता है। तो वह आपका द्वंद्व समास होता है,
तत्पुरुष समास होता है, द्विगु समास होता है या फिर आपका अव्ययीभाव समास होता है। तो संख्यावाची आपको बताना है कौन सा आपका हो जाता है। तो अंतिम पद संख्यावाची हो इसका मतलब होता है आपका द्विगु समास। जहाँ पे भी संख्या की बात की जाए तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हमेशा संख्यावाची होगा, वह आपका द्विगु समास कहलाएगा। इसमें आपके दोनों पद होते हैं, प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको बताना है कि जो निर्गुण है इसमें आपका संधि विच्छेद क्या होगा, निर्धन गुण होगा, नेधन गुण होगा, नेहधन गुण होगा, निर्हधन गुण होगा। तो निर्गुण में आपको बताना है, तो निर्गुण में आपका ने धन क्या होगा, आपका नेहधन गुण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर कि निर्गुण में कौन सी संधि हो जाती है। तो इसमें यह वाली संधि हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम विसर्ग संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। यहाँ तक बात क्लियर। निर्गुण में कौन सी संधि होगी, आपकी विसर्ग संधि होगी और नेहधन गुण इस तरीके से हम इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है कि कौन सा शब्द क्या है, अव्यय नहीं है। तो आपको बताना है आज है, कल है, इधर है और या फिर किसी है। तो कौन सा शब्द क्या नहीं है, अव्यय नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा शब्द क्या नहीं है, अव्यय नहीं है। तो अव्यय की हम बात करते हैं तो आज, कल, किसे, क्यों, यह आपके क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। लेकिन इधर उधर यह आपका अव्यय नहीं कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर होता है कि जो इधर में आपका अव्यय बिल्कुल भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आता है, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। यह क्वेश्चन भी आपका बहुत बार रिपीट होके आता है। तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, नहीं में आपको बताना है कि मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता। यानी कि जहाँ पे भी आपको नेगेटिव साउंड आ रही है बोलने में, तो इस वाक्य की पहचान कीजिए। तो क्या होता है, यह आपका कृतवाच्य कहलाता है, भाववाच्य कहलाता है, कर्मवाच्य कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं कहलाता है। तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इसकी ट्रिक है आपकी। नहीं का मतलब हो जाता है आपका भाववाच्य। नहीं जहाँ पे भी लग जाए वहाँ पे आपका क्या कहलाता है, भाववाच्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से क्या मैं इस क्लास को 8 PM पर चलाऊँ डेली के, तो बता देना। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।